2024 के चुनावी महासमर का आखिरी चरण बाकी है। 1 जून को आखिरी दौर की वोटिंग होनी है, लेकिन इन चुनावों में कई मुद्दे उठे और खत्म भी हो गए। मगर एक मुद्दा ऐसा है जो पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक सियासत का बिंदु बना हुआ है, और वो है मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा। दरअसल आखिरी चरण की वोटिंग से पहले भी आरक्षण और संविधान का मुद्दा गरमाया हुआ है। एनडीए के 400 पार के नारे पर आईएनडीआईए गठबंधन कह रहा है कि एनडीए इसलिए 400 पार चाहता है ताकि संविधान बदला जा सके। लेकिन बीजेपी पलटवार करते हुए आईएनडीआईए गठबंधन पर आरक्षण के जरिए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी के हवाले से एक ऑडियो भी जारी किया गया है। बीजेपी ये ऑडियो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बता रही है। बीजेपी ये कह रही है कि मुस्लिम आरक्षण के लिए यानी वोट बैंक की खातिर अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ मिलकर संविधान संशोधन का खाका तैयार कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने कहा है कि केंद्र सरकार पे पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी दबाव बनाएगी। समाजवादी पार्टी चाहती है, कांग्रेस पार्टी अगर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है तो वो आरक्षण आबादी के हिसाब से दे। समाजवादी पार्टी उनके साथ पूरी तरीके से संविधान संशोधन के लिए भी पक्ष में है। ये ऑडियो जारी कर बीजेपी कह रही है कि आरक्षण पर देश को सचेत कर रही है। कैसे आईएनडीआईए गठबंधन एससी, एसटी और ओबीसी को अंधेरे में रखकर लूट रहा है और आगे भी लूटने की प्लानिंग तैयार कर रहा है। आईएनडीआईए बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगाती है, लेकिन बीजेपी ऑडियो जारी कर आईएनडीआईए की हकीकत बता रही है कि संविधान कौन बदलना चाहता है और कौन मुस्लिम वोट बैंक के लिए आरक्षण से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। मतलब आप समझिए, संविधान संशोधन के पक्ष में हैं, इसलिए बहुत साफ है कि संविधान निर्माताओं का भाव, सर्वोच्च न्यायालय का भाव, संविधान का मूल भाव, उस सब को वोट बैंक के तराजू पर तौलकर एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को दरकिनार करके अथवा यूं कहें कि उसे रौंद कर ये अपने वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में ओबीसी में मुसलमानों के आरक्षण को लेकर बीजेपी और आईएनडीआईए गठबंधन में घमासान छिड़ा है। एनडीए और आईएनडीआईए के बीच रिजर्वेशन पर रार ठनी हुई है और इस मुद्दे पर एनडीए और आईएनडीआईए एक दूसरे पर खूब सियासी प्रहार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या मुस्लिम आरक्षण दांव आईएनडीआईए को चुनाव जिता देगा? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए आईएनडीआईए संविधान की मर्यादा को तार-तार करने की कोशिश कर रहा है? और क्या सच में बीजेपी आईएनडीआईए गठबंधन की मुस्लिम आरक्षण सोच पर बार-बार चोट कर देश को किसी बड़े संकट से बचाने की कोशिश कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन अभी तो मैं तस्वीरों में जो देख रही हूँ विपक्ष के सारे मेहमान दिखाई दे रहे हैं। चलिए, सैयद जवाद साहब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव इस वक्त जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ अश्विनी मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी हमारे साथ अगर जोड़ ली जाए चारू प्रज्ञा जी जो स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही साथ प्रोफेसर कपिल कुमार भी हमारे साथ जल्दी होंगे। लेकिन शुरुआत में यहाँ पर करना चाह रही हूँ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव आपसे ही कि ये जो ऑडियो बीजेपी दिखा रही है, जो जारी कर रही है, ये क्या है? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आपके नेताजी? हिमानी जी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन आपके फ्रेम से गायब हो गया है। 4 तारीख को देश की राजनीति से भी गायब होने का समाचार आपको मिलेगा। इसकी शुभकामना मैं पहले दे देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग जैसे आपने बोला वैसे ही कपिल जी ने एकदम स्टूडियो में एंट्री मारी। चलिए कोई नहीं, आप अपना अपनी बात पूरी कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व से लेकर के हर एक नेता को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी से शुरुआत करिए। प्रधानमंत्री मोदी जी जब सबसे बड़े झूठे हो सकते हैं इस सदी के, जो ये भी कह देते हैं कि शायद मैं अपनी माँ के कोख से पैदा नहीं हुआ, इससे बड़ा झूठ इस ब्रह्मांड का, इस दुनिया का हो ही नहीं सकता। आप सर उस बात पर बात करिए जो ऑडियो जारी किया गया है, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? पीछे अंदर खाने क्या खाका तैयार हो रहा है? सुनिए ना, हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण जितना खत्म करना सकता था उतना खत्म किया। मैं आपको बताता हूँ, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आज भी एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पर 1 से 2% ओबीसी के लोग हैं आज भी, और शेड्यूल कास्ट के भी उतने ही हैं। अगर आप आईआईटी में जाएंगी, आप आईएम में जाएंगी, आप एनआईटी में जाएंगी, वहां पर भी हुबहू स्थिति यही है। 1 से 2% ओबीसी के लोग हैं, जबकि 27% आरक्षण मिला हुआ है। और इस खेल को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सफाई से, चाहे वो आपके जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय क्यों ना हो, दिल्ली विश्वविद्यालय क्यों ना हो, एनएफएस के माध्यम से इनको रोकने का प्रयास किया।
तो भारतीय जनता पार्टी तो वो मुस्लिम है आरक्षण की वकालत करते हैं सबसे आप, बड़े नेता मुस्लिम आरक्षण की वकालत करते हैं। ये चौथी बार पूछ रही हूं सर मैं, क्योंकि संविधान में संशोधन की पैरवी करते नजर आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं आपके नेता। जो सुना आपने, जो बीजेपी ने जारी किया है, सुधांशु त्रिवेदी को आपने देखा सुना। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान में धर्म के आधार पर कहीं भी आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए धर्म के आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो जातिगत जनगणना की बात है, जो पिछड़ों की, ये अपने नेता को बताइए ना। जनगणना वो कह रहे हैं कि केंद्र पर दबाव बनाएंगे, वो कह रहे हैं ना। होने दीजिए ना। हाँ। हम जिस संशोधन की बात कर रहे हैं, अगर पिछड़ों की आबादी 70% है तो उन्हें 70% आरक्षण मिलना चाहिए। उस पिछड़ी जातियों में जो आपके आर्थिक पिछड़ेपन की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सामाजिक पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं, शैक्षिक पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं, जो संविधान में कहा गया है। सामाजिक पिछड़ेपन और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर जिन जातियों को शामिल करना होगा शामिल की जाएंगी। अच्छा। उसमें किसी भी धर्म के लोग आ सकते हैं, उसमें धर्म की कोई बात ही नहीं है। मिश्रा जी, ये अंदर ही अंदर कौन सी खिचड़ी पक रही है? ये कौन सा खाका तैयार हो रहा है? संविधान करते हुए उस संविधान की मर्यादा खुद तार तार कर रहे हैं आप लोग। नहीं हिमानी जी, ऐसा नहीं है। संविधान में, जैसे हमारे मित्र ने कहा, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देना, कोई कानून बनाना ऐसा संभव नहीं है। हालांकि समझाइए ना, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दबाव बनाना पड़ा तो दबाव बनाएंगे केंद्र पर। पूरी करने दीजिए। जबकि मुस्लिमों में भी जातियां होती हैं, मुस्लिम में SC ST OBC में आते हैं। अगर मुस्लिमों का इंक्लूजन जातिगत आधार पर, जातिगत जनगणना के आधार पर किया जा रहा है, तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है उसमें? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उनका इस देश में हिस्सा नहीं है? उनकी अच्छी खासी आबादी है, 18 से 20% आबादी है मुस्लिमों की, उनमें भी जातियां होती हैं, उनमें भी शेड्यूल कास्ट होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष प्रवक्ता जो हैं, कुछ जो है मुस्लिम है और जो उन जातियों से आते हैं, तो अगर उनको आरक्षण मिलता है तो इसमें किसी के पेट में दर्द क्यों नहीं है? रही बात संविधान संशोधन की, संविधान में संशोधन कोई पहली बार नहीं हो रहा है, संविधान में संशोधन 50 बार हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद वकालत करती रही संविधान में संशोधन करेंगे। विषय यह है कि आप संविधान में जब संशोधन करते हैं तब आपकी नियति क्या है। अगर आपकी नियति है सामाजिक न्याय की नीति है, सामाजिक शिक्षा की नीति है, समाज को ऊपर ले जाने की नीति है, भारत को आगे बढ़ाने की नीति है, तो संविधान में तो दरअसल प्रोफेसर कपिल कुमार, ये संविधान का रोना गाते हुए जो विपक्ष कर रहा है, ये बीजेपी के कंधे पर बंदूक रखकर दरअसल चला रहा है। खाका कुछ और ही तैयार हो रहा है। आप समझ रहे हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव की बात से और मिश्रा जी की बात से कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? और अखिलेश यादव तो पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुधांशु त्रिवेदी जी ने सुनवाया वो ऑडियो जो अखिलेश जी कह रहे हैं। देखिए, आरक्षण कब लागू किया गया था? संविधान बनने के बाद लागू किया गया था ना। और संविधान बनने के बाद से लेकर के और कह लीजिए 1995-96 तक ऑलमोस्ट, बीच में 2 साल छोड़ दीजिए VP सिंह के, या जनता पार्टी के 5 साल छोड़ दीजिए, किसकी सरकार रही? कांग्रेस की सरकार रही। उस दौरान जिस बैकलॉग की अभी बात की प्रोफेसर साहब ने भी कि 2% नहीं है, वो % नहीं है, उस दौरान उस बैकलॉग को मुझे बताइए भरने के क्या प्रयास किए गए? ठीक है, क्यों नहीं किए गए? क्या किसी एक वाइस चांसलर पे एक्शन लिया गया कि तुम संविधान के हिसाब से संविधान को तोड़ रहे हो और इन पोस्टों को नहीं भर रहे हो? एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोला हूं, आपकी टर्न आएगी, आप बोलिएगा, ठीक है? यही नहीं, उस काल में जो तरीके ढूंढ रहे गए इसको तोड़ दे के, कि अगर इतिहास जैसे विषय के अंदर SC ST का कैंडिडेट मिल सकता था तो उस पोस्ट को रिजर्व नहीं किया जाता था, उसको ओपन कर दिया जाता था। और रिजर्व किसको कर दिया जाता था? कंप्यूटर साइंस की पोस्ट को, कि जिसके ऊपर वो MSc कंप्यूटर साइंस अभी SC मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो वहां तक बेचारा पढ़ के पहुंच ही नहीं पाया है। और फिर 3 साल तक उसको दिखाते हुए NF, फिर उस पोस्ट को भी ओपन करवा लो। तो इसलिए ये कहना कि कोई एक पार्टी इसकी जिम्मेवार है या वो है, ये बिल्कुल गलत है। ये जो मानसिकता इसमें काम की। अब दूसरी बात मैं करता हूं, ये जो बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय की, मैं गया एक सिलेक्शन कमेटी में, उस यूनिवर्सिटी के अंदर ST की पोस्ट थी। उस ST की पोस्ट के ऊपर एक कैंडिडेट थी जो IPS की बेटी थी ST की, और एक कैंडिडेट था जो झारखंड के गरीब घर से ट्राइबल PhD करके, दोनों JNU से PhD किए हुए थे। वाइस चांसलर कहते हैं इस IPS वाली का अपॉइंटमेंट कर दो। मैंने कहा क्यों कर दूं? अगर सामाजिक न्याय करना है तो ये तो पढ़ी हुई है सेंट स्टीफेंस कॉलेज से, और ये बेचारा जो गरीब
ट्राइबल लड़के आया है झारखंड से, मैं तो इस ट्राइबल का करूंगा। समझिए आप, ये जो क्रीमी लेयर खड़ी कर दी इन लोगों ने, एक मुझे बात बताइए, ठीक है। एक बार एक व्यक्ति को आपने सामाजिक न्याय देने के लिए आपने एक अच्छी पोस्ट पे उसको रिजर्वेशन से दे दी पोस्ट, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वही व्यक्ति के बच्चे अगर उसी पोस्ट को दोबारा रिजर्वेशन से मांगते हैं सब सामाजिक समुदायों के होते हुए, तो वो और किसी का नहीं, ठीक है, अपनी ही जाति के एक और गरीब व्यक्ति का हक मारते हैं। क्या इसको सोचते हैं जो रिजर्वेशन की बात करने वाले हैं? ठीक है, या एक रिजर्वेशन को केवल राजनीतिक और वोट का मुद्दा बना करके रख दिया है? अब इस बात पर